जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का आज हम लोग पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं आखिर स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ी सी हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं, जो कि आपके 11th के फिजिक्स के चैप्टर में था। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जैसे ये एक पिंड है, ये पिंड अभी धरातल में है ना। यहाँ धरातल में मान लो ये बिंदु क्या है, ए बिंदु पर यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पिंड पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, तो वो कितना होगा, 0 होगा। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर मान लो इसको द्रव्यमान m है तो ये क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेगा। वो कहाँ करेगा, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये मान लेते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पिंड को बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल मतलब ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत ओर हम लोग बल लगाकर इस पिंड को हम लोग यहाँ पर ला देते हैं। ये बिंदु B है मान लो, तो इस बिंदु B पर लाते हैं। अगर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 है और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई अगर h है मान लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा रहेगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस पिंड को उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं और किसके विरुद्ध में, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में ऊपर ले जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये पिंड है, ये पिंड मान लेते हैं अभी यहाँ पर है और ये कुछ इस तरह से पिंड यहाँ पर है। अभी इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी है, 0 है, ठीक है। और अगर मैं इस पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में ऊपर उठा रहा हूँ, देखो इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर बाह्य बल लगा रहा हूँ मेरे हाथ के द्वारा इसको ऊपर उठाने की। यहाँ पर कितनी है, स्थितिज ऊर्जा 0 है। अब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, बिंदु B तक ले जाता हूँ। बिंदु B तक ले जाता हूँ तो होता क्या है, यहाँ पर कुछ हाइट है, तो इस पिंड को मुझे यहाँ से बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, ये कार्य जो रहेगी वो किसी बल के विरोध में रहेगी, और वो बल कौन सी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में, क्योंकि इस पिंड पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगी। अच्छा, इस पिंड को अगर मैं बिंदु A से बिंदु B तक ऊपर ले जाता हूँ तो मुझे इस पिंड पर कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इस पिंड को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाता हूँ तो यहाँ पर इसका कुछ स्थितिज ऊर्जा रहेगा, और वो हम लोग जानते हैं कितना होगा, mgh। अब ये स्थितिज ऊर्जा इसमें उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कार्य किया। कार्य क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने बाह्य बल लगाया F एक्सटर्नल, किसके विरोध में, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में। यहाँ पर हमने क्या किया, बाह्य बल लगाया, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी जैसे dx विस्थापन किए, कहाँ से, A से बिंदु B तक हम लोगों ने dx विस्थापन किया। तो यहाँ पे अगर स्थितिज ऊर्जा 0 है तो इसको हम लोग ने कार्य करके बिंदु A से बिंदु B तक पहुँचाया। तो बिंदु B तक अगर पहुँचाया तो हमने एक बल लगाया, कौन सा बल, बाह्य बल। तो इस बाह्य बल की मदद से हम लोग ने पिंड को बिंदु A से बिंदु B तक पहुँचाया। अच्छा, ये जो बाह्य बल है ये किसके विरुद्ध में लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में लग रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो किया गया कार्य है, कार्य कैसे, इस पिंड को बाह्य बल लगाकर बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में जो हम लोग को कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। अब पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो किया गया बाह्य बल है ना, या बाह्य बल के द्वारा किया गया जो कार्य है W, जैसे इसको अगर लिखते हैं ये हो जाएगा F एक्सटर्नल गुणा यहाँ से यहाँ का विस्थापन कितना है, dx है ना। अगर इसको सदिश रूप में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, dx सदिश, तो F एक्सटर्नल सदिश डॉट dx सदिश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बाह्य बल है उसी की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अच्छा, ये जो बाह्य बल है, यहाँ पे जो बाह्य बल लग रही है ये किसके विरुद्ध में लग रही है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में लग रही है। दोनों परिमाण में समान है, लेकिन अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाह्य बल लग रही है वो इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध में लग रही है। तो अगर मैं यहाँ पर
अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जैसे यहाँ मैंने बाह्य बल को ख़त्म कर दिया है ना, इस बाह्य बल को मैंने ज़ीरो कर दिया, मान लेते हैं ये बाह्य बल क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो बाह्य बल अगर यहाँ पर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये पिंड अब कैसे करेगी, नीचे की ओर गति करना चालू कर दी। जैसे अगर इस डस्टर को मैंने, ये अभी बिंदु ए वाली पोजीशन है, इसको मैंने उठाकर बिंदु बी पर लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बाह्य बल लगाया। इस बाह्य बल के द्वारा क्या हुआ, ये वस्तु ए से बी तक गया, मतलब इस वस्तु पर कार्य किया गया। अब चूंकि ये जो कार्य है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया गया, इसलिए इस पिंड पर क्या होगी, एक ऊर्जा संचित होगी। अब वो ऊर्जा किसके बराबर होगी, इस पिंड को ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। अच्छा, अब मान लो हम लोग इस बिंदु बी पर यहाँ पर जो बाह्य बल लग रही है उसको हटा देते हैं। बाह्य बल को अगर हटाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण क्या होगी, नीचे की ओर गति करेगी, अर्थात इस पिंड पर अब गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। अच्छा, तो ये जो गतिज ऊर्जा है आखिर आई कहाँ से है, तो ये जो गतिज ऊर्जा है इसकी स्थितिज ऊर्जा से हमको प्राप्त होती है। इस पिंड पर जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आई है, स्थितिज ऊर्जा कैसे आई है, इसको हम लोग ने ए से बी तक ले गया गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अगर हम लोग ए से बी तक बाह्य बल लगाकर यहाँ पर ले जाते हैं तो इस पिंड पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। अब अगर इस बिंदु पर हम लोग बाह्य बल को हटा लेते हैं, बाह्य बल को हटाएंगे तो ये पिंड अब कैसे गति करेगी, नीचे की ओर गति करेगी। अगर यहाँ पर गति करेगी इसका मतलब है इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो जो अब स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित है वो अब गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होगी, रूपांतरित होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए से बी तक के प्रत्येक बिंदु की बात करूँ तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग जो रहेगा वो कैसी रहेगी, नियत रहेगी। मान लेते हैं इस बिंदु पर मानते हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 100 जूल है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 100 जूल है, और गतिज ऊर्जा भी कितनी है, 0 जूल है। तो टोटल दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 जूल हो जाएगा। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान 40 जूल है। गतिज ऊर्जा कितनी है, 40 जूल है, और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है, 60 जूल है ना। जितना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के कारण ही बन रही है। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर कितनी ऊर्जा होगी, 100 जूल ऊर्जा होगी। इसका मतलब है प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान कैसे होने वाली है, समान होने वाली है। तो इस तरह से हमने 11th में पढ़ा था कि अगर किसी पिंड को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जाया जाए तो हमें उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में एक कार्य करना पड़ता है। वही कार्य इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। अगर इस पिंड पर बाह्य बल को हटा ले तो क्या करेगी, वो पिंड अब गति करना प्रारंभ करेगी, और वो गति किसके कारण है, इस स्थितिज ऊर्जा के कारण गति होती है। तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, और इस पिंड पर मतलब ए से बी के बीच प्रत्येक बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है उसका मान क्या होने वाली है, नियत होने वाली है। ठीक है, तो अगर बताऊं ये पिंड अभी बिंदु ए पर है, इसको मैंने उठाकर, अभी स्थितिज ऊर्जा कैसी है, 0 है, अब इसको उठाकर मैंने बिंदु बी तक लाया, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य इस पिंड पर लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में रहेगी, है ना। इस पिंड पर लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में रहेगी। अब चूंकि मैं इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहा हूँ, मतलब कार्य कर रहा हूँ, तो ये जो किया गया कार्य है इस पिंड पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगी, संचित होगी। अब अगर इस पिंड को मैंने छोड़ दिया, इस पिंड को छोड़ दिया तो वो क्या करना प्रारंभ करेगी, अब गति करना प्रारंभ करेगी, अर्थात इस पिंड पर अब गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब वो गतिज ऊर्जा इसको कहाँ से मिलेगी, वो गतिज ऊर्जा इसको इस स्थितिज ऊर्जा से ही मिलेगी। अच्छा, इसी तरह हम लोग विद्युत अगर आवेश की बात करें, जैसे कि हम लोग एक कल्पना करते हैं कि मान लो यहाँ पर एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है ना, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये प्लस Q आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगी। मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये कुछ इस तरह से है। अब अगर एक एकांक आवेश लेते हैं, अगर एक परीक्षण आवेश हम लोग लेते हैं, कोई अगर परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश को इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक हम लोग को ले जाना है
है ना। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि जो परीक्षण आवेश होता है स्मॉल क्यू, वो कैसी प्रकृति की होती है, धनात्मक प्रकृति की। यहाँ पर हम लोगों ने सुगमता के दृष्टिकोण से ये जो मूल बिंदु पर जो मूल बिंदु आवेश है ना, जो बिंदु आवेश है मूल बिंदु पर, वो हम लोग कैसे लिए हैं, धनात्मक प्रकृति का लिए हैं। परीक्षण आवेश कैसा होता है, वो भी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर एक बल कार्य करेगा जो इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करने का काम करेगी, और इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। कूलाम के नियम से जानते हैं, दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो वो एक दूसरे पर बल आरोपित करती है। अच्छा, अगर वो सजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्लस क्यू आवेश है ना, ये जो बिंदु आवेश है इस परीक्षण आवेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। ठीक, अगर मैं मान लो यहाँ पर इसी परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी की ओर ले जाता हूँ, बिंदु ए से अगर बिंदु बी की ओर मैं बाह्य बल लगाकर इसको ले जाता हूँ, एफ एक्सटर्नल बाह्य बल लगाकर इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या है, बाह्य बल को इस वैद्युत बल के विरोध में ले जाना पड़ेगा, है ना। जितना विद्युत बल इधर लग रहा है उतना ही मैं बाह्य बल इधर लगाऊंगा, तब वो बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचेंगे। यहाँ तक समझ आया। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर मेरे को ले जाना है किसी आवेश को, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य जो रहेगा वो विद्युत क्षेत्र की विद्युत जो बल है उसके विरोध में मुझे कार्य करके ले जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, इस आवेश में, इस परीक्षण आवेश में अगर हम लोग ए से बी तक ले जाने में कुछ कार्य करें तो वो कार्य इस आवेश पर, इस परीक्षण आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इस पिंड को अगर ए से बी तक ले गए तो ए से बी तक ले जाने में हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य यहाँ पर जो लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल Fg उसके विरोध में ले जाना पड़ता है ना। उसके विरुद्ध कार्य करके हम लोग को ले जाना पड़ता है, या उसके विरुद्ध बल लगाकर हम लोग को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना पड़ता है। अब ये विरुद्ध जो बल लगाकर कार्य करते हैं, है ना, जैसे कि एफ एक्सटर्नल यहाँ पर है, इस बल के विरोध में हम लोग एक बल लगाएं, बाह्य बल, और उस बल के कारण हम लोग बिंदु ए से बिंदु बी तक उसको ले गए, तो ये जो किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब वो इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर ठीक वैसे ही होता है, अगर इस एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएं बाह्य बल लगाकर, तो होता क्या है, इस एकांक परीक्षण आवेश में या इस परीक्षण आवेश पर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। अब वो स्थितिज ऊर्जा किस रूप में होगी, ए से बी तक लाने में किए गए कार्य के रूप में संचित होगी। ठीक है, तो ए से बी तक अगर लाएं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य इस वैद्युत बल के विरोध में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित कर रही है, ये इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस आवेश के कारण इस बिंदु आवेश पर जो लगने वाला बल है वैद्युत बल, उसके विरुद्ध हम लोग बाह्य बल लगाकर ए से बी तक लाते हैं, और ए से बी तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या होगी, इस बिंदु आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ हम लोग को नोट करनी पड़ेगी या कुछ चीज़ हम लोग को माननी पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि ये जो बिंदु आवेश हैं, ये जो परीक्षण आवेश हैं, परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू बहुत छोटी होती हैं। इसको हम लोग बहुत छोटी लेते हैं, बहुत छोटे मान का लेते हैं, है ना, बहुत छोटे मान। इसका जो मान है बहुत क्या है, छोटा है, बहुत छोटे मान का हम लोग इसको लेते हैं। अच्छा, इसको बहुत छोटे मान का इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि इस परीक्षण आवेश के कारण ये जो बिंदु आवेश है ये प्रभावित ना हो या ये डिस्टर्ब ना हो, ताकि इसको हम लोग बहुत छोटे मान का क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके कारण जो बिंदु आवेश है वो प्रभावित ना हो। अच्छा, अगर इसको हम लोग बहुत छोटा नहीं लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है, इस आवेश को हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। तो इसको अगर फिक्स कर दिया जाए तो आप इसको चाहे तो बड़े आवेश ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं है तो इसको हम लोग इतना छोटा कर देते हैं कि इसके कारण ये प्रभावित नहीं होती। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक हम लोग परीक्षण आवेश को लाए हैं तो उस परीक्षण आवेश के प्रत्येक बिंदु पर जो कुल बल है एफ नेट का मान है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एफ एक्सटर्नल माइनस एफ ई ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। 0 के बराबर अगर होगा तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। मतलब इस परीक्षण आवेश पर प्रत्येक बिंदु पर ए से बी तक जाने में जो कुल बल है
वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो एफ नेट का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर। तो जो बाह्य बल लग रही है वो विद्युत बल के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एफ नेट का मान 0 है तो यहाँ पे होगा क्या, अगर एफ नेट का मान 0 है तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम लोग को दो चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी। एक तो है परीक्षण आवेश को बहुत छोटा लेना पड़ेगा ताकि जो कैपिटल क्यू आवेश है वो इससे प्रभावित ना हो या डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, ए से बी तक ले जाने में प्रत्येक बिंदु पर एफ नेट का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ नेट का मान अगर 0 हो तो वहाँ पर त्वरण का मान भी 0 होगा। इसका मतलब है जो ये परीक्षण आवेश है वो त्वरित गति ना करे। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी आवेश विन्यास के चारों ओर किसी बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को अगर ले जाया जाए तो वहाँ पर हमें वैद्युत बल के विरोध में कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य होती है इस परीक्षण आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब यहाँ पे क्या किया, जैसे हम लोग ने यहाँ बी तक ले गए, उसके बाद बाह्य बल को 0 कर दिया। अगर यहाँ पर भी हम लोग इस बाह्य बल को बिंदु बी पर 0 करते हैं तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये बिंदु गति करना प्रारंभ करेगी, है ना। ये जो परीक्षण आवेश है इस बिंदु पर, जैसे इस परीक्षण आवेश को मैंने यहाँ पर लाया, अब यहाँ पर मैंने बाह्य बल को क्या किया, 0 किया। अगर एफ एक्सटर्नल बराबर 0 कर देता हूँ तो ये अब क्या करेगी, जैसे कि इस पिंड को मैंने यहाँ से यहाँ तक ले गया बाह्य बल लगा के, और बाह्य बल यहाँ पर 0 किया। अगर यहाँ पे 0 किया तो वो नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करती है, अर्थात उसमें क्या आती है, गतिज ऊर्जा आती है। तो ठीक वैसे ही इस परीक्षण आवेश को अगर मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाऊँ और इस बिंदु बी पर इसको छोड़ दूँ तो ये जो बिंदु आवेश है इस परीक्षण आवेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, और ये इसको अपने से दूर भगा देगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें होता है यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले गए ए से बी तक, और बाह्य बल को यहाँ पे हटाएं, बाह्य बल को हटाएं तो ये क्या कर रही है, पिंड गति करना चालू कर रही है। तो उसमें क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। तो इस जो बिंदु आवेश है ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किए वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। अब अगर बाह्य बल को हटा दे तो ये स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। लेकिन जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा था, नियत था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगी, प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा, चाहे इस बिंदु कोई भी बिंदु ले लो, वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान कैसे होगी, नियत रहेगी। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का मान कैसा था, नियत था। अच्छा, दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर मान लो इस पिंड को ए से इस बिंदु तक ले गए, या इसको इस बिंदु तक ले गए, या इसको इस बिंदु तक ले गए, प्रत्येक बिंदु पर, है ना, इस पिंड में ए से बी तक प्रत्येक बिंदु पर इस पिंड की क्या होगी, अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ अगर हाइट कितनी है, h1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा mgh1। यहाँ तक अगर बात करूँ, ये h2 हाइट है यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mgh2 हो जाएगा, यहाँ पे mgh3 हो जाएगा, और यहाँ पे mgh हो जाएगा। तो इस तरह से बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रत्येक अलग अलग बिंदुओं पे इस पिंड की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा है। तो ठीक वैसी क्या होती है, बिंदु ए से बिंदु बी तक, या किसी भी इस आवेश विन्यासीकरण, इसके विद्युत क्षेत्र में किसी भी अगर बिंदु की बात करें तो उस बिंदु पर यहाँ पे क्या होगी, अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होगी। इस बिंदु की अलग स्थितिज ऊर्जा होगी, इस बिंदु की अलग स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ए से बी तक, अगर ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में किया गया कार्य कितना है, WAB। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, F एक्सटर्नल सदिश डॉट, यहाँ से यहाँ की मान लो दूरी कितना है, DR है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, DR। तो ये कितना हो जाएगा, DR सदिश हो जाएगा। ठीक है, या अगर इसको मैं FE के टर्म में लिखूँ, वैद्युत बल के रूप में लिखूँ, तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो बाह्य बल है वो वैद्युत बल की कैसी है, विपरीत है। तो यहाँ पर अगर लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, FE सदिश डॉट DR सदिश। तो इस तरह से हम लोग किए गए कार्य को निकालेंगे बिंदु ए से बिंदु बी तक। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या, ये जो ए से बी तक
इस परीक्षण आवेश को ले जाने पर हम लोग को वैद्युत बल के विरोध में कार्य करना पड़ा। तो वो जो वैद्युत बल के विरोध में जो कार्य करना पड़ा, ये कार्य अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो ये जो WAB है, ये इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है ना। और ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा और बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा के माइनस के बराबर होता है। मतलब बिंदु B पर जितनी स्थितिज ऊर्जा है माइनस बिंदु A पर जितनी स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर होगी। तो अभी जैसे मैंने बताया कि A से अगर B तक जाएंगे तो प्रत्येक अलग अलग बिंदु पर अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ठीक वैसे ही इस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर A से अगर B तक ले जाएं तो प्रत्येक अलग अलग बिंदु पर अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वो क्या हो जाती है, किए गए कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी और वो स्थितिज ऊर्जा होगी UB माइनस UA। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझ आती है, पहला चीज़ क्या समझ आती है इससे, कि यहाँ पर ये जो स्थितिज ऊर्जा का मान है या किसी आवेश को A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उस पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है ना। चाहे आप इसको A से B तक ऐसे ले जाओ, चाहे इसको ऐसे ले जाओ, चाहे इसको ऐसे ले जाओ, ये इस पथ पर निर्भर नहीं करती। ये किस पर निर्भर करती है, ये अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करती है ना। तो ये जो किया गया कार्य है किस पर निर्भर करती है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करती है। इसको बोलते हैं संरक्षी बल। ये संरक्षी बल का एक गुण होता है कि संरक्षी बल कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करती। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अगर मैं मान लो इस पिंड को, ये जो बिंदु A पर है, इस बिंदु A पर इसको मैं ये तो डायरेक्ट ले जा सकता हूँ बिंदु B पर, तब भी मेरे को उतना ही कार्य करना पड़ेगा। ऐसे घुमाकर हम लोग अगर इसको B तक ले जाएं तब भी मुझे उतना ही कार्य करना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे ऐसे ले जाएं बिंदु B तक तब भी मुझे उतना ही कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल में क्या होती है, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर भी ठीक वैसी ही होती है। A से B तक आप चाहे कोई भी दिशा में, चाहे इस दिशा से लाओ या इस पथ से लाओ, चाहे इस पथ से, किसी भी पथ से लाओ, वो उस पथ के मार्ग पर निर्भर नहीं करती है ना, उस पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है, वो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के निर्भर करती है। अच्छा, दूसरी चीज, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं, पहला पॉइंट हम लोगों को ये पता चलता है कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर। दूसरा चीज़ जो हम लोग को समझ आती है कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग की मर्जी, स्थितिज ऊर्जा को आप लोग कहीं से भी जीरो ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग बिंदु A पर जीरो लिए हैं, है ना, चाहे तो हम लोग इसको इस बिंदु पर भी जीरो ले सकते हैं, इस बिंदु पर भी जीरो ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन प्रेफर करना कि हमेशा जो आवेश रहता है, इस परीक्षण आवेश पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो अनंत पर जीरो होगी। हमेशा अनंत पर परीक्षण आवेश या अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य लेना है। तो ये आपकी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर करना कि अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान हम लोग शून्य ले लें। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा कि आखिर किसी आवेश विन्यास के चारों ओर किसी बिंदु A से बिंदु B तक अगर किसी आवेश को लाएं तो उस आवेश पर जो किया गया कार्य है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। अब वो जो स्थितिज ऊर्जा है, वो जो किया गया कार्य किसके बराबर होगी, F एक्सटर्नल बल गुणा विस्थापन के बराबर, बल गुणा विस्थापन के बराबर। चूँकि हम लोग यहाँ पर विद्युत बल के विरोध में बिंदु A से बिंदु B तक ला रहे हैं, तो हम लोग को जो किया गया कार्य वो किसके रूप में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो ये जो है हम लोग की स्थितिज ऊर्जा है ना, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को A से B बिंदु तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है।